वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 4 की। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। इस चैप्टर को भी अपने बाकी चैप्टर्स की तरह हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बारी बारी और इस चैप्टर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाएंगे। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम वेद है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। सभी वैदिक ग्रंथों में जो 4 वेद लिखे गए उनमें सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है। अपने टेक्स्ट बुक्स की इन्फॉर्मेशन को भी हम चेक करते हैं। हियर इज द इन्फॉर्मेशन। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 वेदों के नाम हैं इनमें और इनका क्रम भी इसी प्रकार से है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से चारों जो वेद लिखे गए इनका क्रम इसी प्रकार से है जिस रूप में ये लिखे गए हैं। यानी सबसे पुराना इनमें ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वन। और इनमें से सारे ही वैदिक ग्रंथ अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें उस वैदिक संस्कृति की, वैदिक कल्चर के समय के बारे में। जहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ज्ञान या नॉलेज की बात की गई है। इसमें बहुत सारी हाइम्स या बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, देवी देवताओं के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं इंसानों के, इसकी शुरुआती समझ इंसानी सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत को ऋग्वेद में इसके टेक्स्ट के जरिए हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी का जैसे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो वेद है यजुर्वेद, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म की बात की गई है, बहुत सारे रिचुअल्स इसमें जोड़े गए हैं, कर्मकांडों की बातें की गई हैं, यज्ञों की इसमें चर्चा है। इसके बाद बात आती है सामवेद की, दैट इज़ थर्ड अमॉन्ग ऑल। सामवेद में प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, संगीत की इसमें चर्चा है, संगीत का जनक इस वेद को माना जाता है। और सबसे आखिर में बात आती है अथर्ववेद की, जिसको सबसे बाद में लिखा गया है और ये विज्ञान या साइंस की बात करता है, जिसमें बहुत सारे जादू और इस तरह के जो वैदिक साइंस है इसकी बहुत सारी बात इसमें की गई है। इस तरीके से ये चारों जो वेद हैं ये हमें उस वैदिक कल्चर के बारे में, जिस समय में ये लिखे गए हैं उस समय की अच्छी हिस्ट्री बताते हैं, उस समय के समाज की, सोसाइटी की अच्छी जानकारी देते हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चन में हमें सबसे पुराने ओल्डेस्ट वेद को पहचानना है एंड ऋग्वेद इज़ द राइट आंसर। हियर ऋग्वेद इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। Now move to the next question. Second question. Who is the god of war according to ऋग्वेद? ऋग्वेद में के अनुसार युद्ध के देवता कौन है? सोम, इंद्र, अग्नि या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत सारे देवी देवताओं की हमें चर्चा मिलती है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जिन देवी देवताओं की बात की गई है उसमें 3 की चर्चा सबसे ज़्यादा है। इसमें अग्नि की बात की गई है, गॉड ऑफ फायर। इंद्र की बात की गई है, गॉड ऑफ वॉर, एक वॉरियर गॉड के तौर पर, एक योद्धा देवता के रूप में इनकी कल्पना है। और साथ में सोम, एक प्लांट को भी देवता माना गया है जिससे खास तरह का पेय पदार्थ बनाया जाता है। हम देख सकते हैं इंद्र को आयुधों से, यानी बहुत सारे शस्त्रों से, आर्म से सुसज्जित दिखाया गया है, यानी हमेशा युद्ध के लिए तत्पर हैं। ये युद्ध के देवता गॉड ऑफ वॉर माने जाते हैं ऋग्वेद के हिसाब से। और अग्नि, जिनको गॉड ऑफ फायर, अग्नि का देवता माना जाता है क्योंकि अग्नि की आवश्यकता भी पड़ती है। और साथ में सोम नाम के एक पौधे को भी देवता के दर्जा दिया गया था, इसकी संज्ञा दी गई थी क्योंकि इस खास किस्म के पौधे से एक पेय पदार्थ बनाया जाता था जिसको सोमरस कहा जाता था। इसलिए सोम भी इनके 3 बड़े देवताओं में ऋग्वेदिक पीरियड के अहम माने जाते हैं। इंद्र, अग्नि और सोम ये 3 अहम देवता थे और इनमें से वॉरियर गॉड के तौर पर या गॉड ऑफ वॉर को हम मान सकते हैं कि ये चर्चा जिसके रूप में मिलती है वो देवता है इंद्र। अपने क्वेश्चन में आते हैं। गॉड ऑफ वॉर, युद्ध के देवता हैं इंद्र। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वाज द ऋग्वेद रिटन? ऋग्वेद को कब लिखा गया? ऋग्वेद लिखे गए लगभग 3500 साल पहले। हमारे टेक्स्ट बुक की जो इन्फॉर्मेशन है इससे हम कंफर्म कर सकते हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ये कंफर्म हो जाता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद को लिखा गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। इन विच लैंग्वेज द ऋग्वेदाज रिटन? ऋग्वेद किस भाषा में लिखे गए? वैदिक हिंदी, वैदिक तमिल, वैदिक संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है वैदिक संस्कृत। ये जो वैदिक संस्कृत की जो भाषा है, आजकल की जो भाषा संस्कृत के रूप में इस्तेमाल की जाती है स्कूल्स में, इससे थोड़ी सी अलग है। ये पुराने दौर की संस्कृत मानी जाती है, ओल्ड संस्कृत कह सकते हैं, और इसको नाम दिया गया था वैदिक संस्कृत क्योंकि वेद इसी में लिखे गए थे। वैदिक संस्कृति इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलें।
दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुक्ता इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सुक्त का क्या अर्थ है? सुक्त हाइम्स को कहा जाता था ऋग्वेद में, और इनका एक खास अर्थ होता था. थाउजेंड्स से ज़्यादा राइम्स इसमें हैं, हाइम्स इसमें शामिल हैं, प्रार्थनाएं हैं जिनको सुक्त कहा जाता था संस्कृत भाषा में, और इनका अर्थ है वेल सेड, यानी अच्छे से बोली गई. हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में. ऋग्वेद में सुक्त का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुक्ता इन ऋग्वेद? वेल सेड, अच्छे से बोला गया. क्वेश्चन नंबर 6. हु कंपोज द वैदिक हाइम्स? वैदिक प्रार्थनाएं किसने रची थी? योद्धाओं ने, व्यापारियों ने, साधुओं ने? नन ऑफ दीज. दिस इज कंपोज बाई सेजेस. साधुओं के द्वारा ये सारी हाइम्स जो थी वो लिखी गई थी. ये जो प्रीस्ट होते थे ये प्रार्थनाओं को रचते थे और इसके साथ अपने शिष्यों को इसको याद कराते थे, गा करके, बोल करके, और उनके शिष्य उसको याद करके उसको अगली जनरेशन्स तक उसको ट्रांसफ़र करते थे. द हाइम्स वर कंपोज बाय द सेजेस और ऋषिज. प्रीस्ट taught student to recite and memorize each syllabus, word and sentence bit by bit and with great care. यानी पीढ़ियों से, एक पीढ़ी से होकर के दूसरी पीढ़ी में ये गाते गाते, सुन करके, बोलते बोलते ये याद हो जाती थी, और ऋषियों के द्वारा इसको रचा गया था. दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन. वैदिक हाइम्स composed by the sages. Question number 7. This is question number 7. Which family of languages consist of Sanskrit? संस्कृत भाषाओं के किस परिवार से संबंधित है? बच्चों, इसी चैप्टर में हमें इंडियन लैंग्वेजेस की फैमिलीज़ के बारे में जानकारी मिलती है. यहाँ पर 4 फैमिलीज़ की चर्चा है. इंडो यूरोपियन फैमिली पहली, इसके बाद तिब्बतो बर्मियन फैमिली, तीसरी फैमिली द्रविडियन फैमिली है, और चौथी फैमिली ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है. ये 4 भाषा परिवारों की चर्चा मिलती है, और हमें यहीं से जानकारी मिलती है कि संस्कृत जो है वो पार्ट है इंडो यूरोपियन नाम के इस भाषा परिवार का, जिसको हमने पहला भाषा परिवार माना है. इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है संस्कृत भाषाओं के किस परिवार से संबंधित है. दिस इज एसोसिएटेड और कंसिस्ट विद इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली. संस्कृत का संबंध इस भारत यूरोपीय जो भाषा परिवार है इससे संबंध है इसका. यही सही उत्तर है इसका. आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. तमिल इज अ पार्ट ऑफ विच लैंग्वेज फैमिली? तमिल भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? अभी अभी हमने इनके बारे में जानकारी ली. इंडो यूरोपियन जिसके हाथ पहली भाषा परिवार है, उसी तरीके से दूसरा तिब्बतो बर्मियन, थर्ड वन इज द्रविडियन एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रो एशियाटिक. द्रविडियन फैमिली में हमारे दक्षिण भारत की अधिकांश भाषाएं आ जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम. यहाँ पर प्रश्न तमिल भाषा के बारे में पूछा गया है, और तमिल का संबंध है द्रविडियन फैमिली से, द्रविड़ भाषा परिवार से. तमिल का संबंध है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से. अगले क्वेश्चन पर चलें. क्वेश्चन नंबर 9. डायलॉग्स ऑफ विच ऑफ 2 रिवर्स विद अ सेज इन ऋग्वेद मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक? हमारी पाठ्यपुस्तक में ऋग्वेद में उस संवाद की चर्चा जहाँ पर 2 नदियों को और एक ऋषि का संवाद दिखाया गया है, वो कौन सी नदियाँ हैं जिनके साथ एक ऋषि का संवाद दिखाया गया है? अपने चैप्टर में हम विश्वामित्र के साथ उन नदियों की संवाद को, उन नदियों के कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ पर नदियों के जरिए और विश्वामित्र की आपस में बातचीत की गई, और इससे हमें उस समय के सोसाइटी के बारे में और उस समय किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, ये सब के बारे में भी जानकारी मिलती है. किस प्रकार रथों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों की इस सोसाइटी को समझ थी, यानी घोड़ों का चलन इस समाज में था. और इस कन्वर्सेशन में विश्वामित्र नाम के ऋषि के साथ जिन 2 नदियों की चर्चा की गई है, वो दोनों नदियाँ हैं ब्यास और सतलज, जिनको देवी की तरह माना गया. यानी नदियों की जो महत्ता है, नदियों की जो इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा थी इस कल्चर में. हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है, ये सेज के साथ जो कन्वर्सेशन किया गया उनमें किन 2 नदियों की चर्चा की गई है. दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, ब्यास एंड सतलज, एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. क्वेश्चन नंबर 10. वेयर वॉज इनाम गांव साइट सिचुएटेड? इनाम गांव स्थल कहाँ पर है? पुरातात्विक स्थल जहाँ से हमें खुदाई में अवशेष मिलते हैं और हम पुरानी जगहों की पहचान करते हैं, इस प्रकार का एक गांव इनाम गांव है, और इस क्षेत्र से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है. ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़, ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैगाई, और ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा. अपने क्वेश्चन को हम जब अपने टेक्स्ट बुक से चेक करते हैं, इनाम गांव की जहाँ पर चर्चा मिलती है, यहाँ पर स्पेशल बरियल, एक खास तरह की कब्रगाह मिली है जो अपने आप में बहुत विशेष है,
और इनाम गांव की सिचुएशन भारत में दक्षिण मध्य भारत में, बल्कि दक्षिण मध्य भारत में महाराष्ट्र के आसपास वाले हिस्से में पड़ती है। और ये एक रिवर के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़। ये जो घोड़ नदी है, जो कि वास्तव में ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की। घोड़ बहुत छोटी नदी है, भीमा नाम की एक नदी बहती है महाराष्ट्र में, और उस भीमा नदी का जो फ्लो है वो इस तरीके से जाता है। और इस बड़ी नदी भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है घोड़, और इसी घोड़ के किनारे इनाम गांव नाम का ये साइट है, जहाँ से हमें ये विशेष बरियल मिला है और हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमारी इसके लिए बढ़ी। अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएं। इनाम गांव की सिचुएशन बतानी है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़ नदी के किनारे है। बच्चों, इस तरीके से हमने अपना ये पूरा क्विज़ और इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपका की जानकारी इस चैप्टर के बारे में और बड़ी होगी और आपकी इससे मदद होगी आने वाले टेस्ट के लिए और आने वाले आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।